नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से रिपोर्ट किया जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन देश के बीच में जंग छिड़ सकती है। रशिया ने 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को मोबिलाइज कर दिया है यूक्रेन के बॉर्डर पर, और ये कोई क्रॉस बॉर्डर टेंशन नहीं है किन्हीं दो देशों के बीच में। यहाँ पर लिटरली खतरा ये है कि रशिया यूक्रेन देश को इन्वेड कर देगा, यानी पूरे के पूरे यूक्रेन देश पर कब्जा जमा लेगा अपना, मतलब यूक्रेन देश खत्म हो जाएगा। यूएसए और यूरोपियन देशों ने रशिया को वार्निंग दी है, अगर ऐसा किया जाता है तो सख्त कदम उठाए जाएंगे रशिया के खिलाफ, और चाइना जैसे देशों ने रशिया को सपोर्ट दिखलाया है इस इशू पर। इसका मतलब यह है दुनिया के सारे बड़े देश एक या दूसरी तरफ अलाइंड हो गए हैं इस जंग में। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है, अगर रशिया यहाँ पर जंग छेड़ देता है तो इससे वर्ल्ड वॉर 3 होने का खतरा बढ़ जाता है। NATO is alarmed about Russia's military buildup. Russia has for weeks been massing troops and tanks along the Ukrainian border, raising concerns they could be preparing to attack Ukraine. Ukrainian troops are preparing to defend themselves if Russian troops cross the border. He invades Ukraine. There will be severe consequences. We have a strong, ironclad commitment to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. इस इशू को गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा रशिया और यूक्रेन के। ज्यादातर लोग साल 1991 से शुरुआत करते हैं, वो साल जब यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए थे 15 अलग अलग देशों में, जिनमें से सबसे बड़ा देश रशिया था और यूक्रेन भी यूएसएसआर का ही पार्ट था, जो अलग हुआ 1991 के बाद। अब ये सुनकर आपको लगेगा कि ये कहानी इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश से काफी सिमिलर है, क्योंकि 1947 से पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही देश की तरह हुआ करते थे। तो ये सोचकर आपको लगेगा कि यूक्रेन और रशिया को वापस से एक देश बना देना कोई गलत चीज नहीं होगी, लेकिन ये सही कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि 1921 में लेनिन की रेड आर्मी ने यूक्रेन को इन्वेड किया था। इस कम्युनिस्ट रशियन रेवोल्यूशन के बाद 1922 में यूएसएसआर की स्थापना करी गई थी, जो कि एक यूनियन था 15 अलग अलग सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक देशों का। इनमें से एक देश था यूक्रेनियन सोवियत सोशल रिपब्लिक। तो सवाल ये उठता है कि इससे पहले यूक्रेन क्या था? यूक्रेन एक आजाद देश था, लेकिन इसे अपनी आजादी सिर्फ 3 साल पहले ही मिली थी, 1918 में। किससे आजादी मिली थी? इसे आजादी मिली थी रशियन एम्पायर से, और रशियन एम्पायर जैसा कि आप जानते हैं 1917 में ओवरथ्रो कर दिया गया था बाय द रशियन रेवोल्यूशनरीज। तो बेसिकली यूक्रेन पहले रशियन एम्पायर का पार्ट था, इसे आजादी मिली, उसके बाद जिन लोगों ने रशियन एम्पायर को ओवरथ्रो किया उन लोगों ने ही जाके वापस से यूक्रेन को इन्वेड कर लिया। अगर आप रशियन एम्पायर से भी पहले की समय की बात करोगे तो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम थे जब रशिया और यूक्रेन एक ही एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे, और कुछ पॉइंट ऑफ टाइम थे जब यूक्रेन लिथुएनियन या पोलिश किसी एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। लेकिन इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट मैं यहाँ पर यह बताना चाह रहा हूँ कि जो यूक्रेनियन नेशनलिज्म की स्पिरिट है कि यूक्रेन एक अलग देश है, ये कोई ऐसी फीलिंग नहीं है जो सिर्फ 1991 के बाद आई हो, ये काफी समय से रही है यूक्रेनियन लोगों के अंदर। इंटरेस्टिंग ये है जानना कि 1991 के बाद क्या हुआ। जब सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए तो कुछ यूक्रेनियंस ने चैन की सांस ली, उन्हें लगा कि उनके देश को फाइनली आजादी मिल गई है सोवियत यूनियन से। उन्होंने कहा मॉस्को को वनकम, दोस्ती बनी रहे, अब हम यूरोपियन यूनियन की तरफ देखते हैं, हम उनके साथ जुड़ना चाहेंगे, बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह एक इंडिपेंडेंट यूरोपियन कंट्री बनना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके मन के अंदर रशियंस के लिए काफी सिंपैथी थी, जो अपने आप को रशियन समझते थे। उनका मानना था कि रशियंस और यूक्रेनियंस एथनिकली काफी सिमिलर है, दोनों को स्लैविक लोगों की कैटेगरी में माना जाता है, दोनों के धर्म भी काफी सिमिलर है, ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, मेजरली दोनों क्रिश्चियन लोग हैं, और दोनों देशों के अंदर बाकी रिलीजन्स की माइनॉरिटीज देखने को मिलती है। तो इन लोगों के लिए जो 1991 में हुआ वो एक पार्टीशन की तरह था, इनके लिए वो ट्रेजेडी वाली बात थी। अब इन दूसरी कैटेगरी के लोगों में से एक इंसान थे व्लादिमीर पुतिन। पिछले ही हफ्ते पुतिन ने कहा था कि सोवियत यूनियन का बंटवारा एक मेजर ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी थी, जिसमें 25 मिलियन से ज्यादा रशियन लोग सडनली कट ऑफ हो गए रशिया से और अपने अलग अलग इंडिपेंडेंट देशों में बट गए। क्रेमलिन की वेबसाइट पे एक लंबा आर्टिकल भी पब्लिश किया गया था, जिसमें पुतिन कहते हैं कि यूक्रेन और यूक्रेन के लोग एक अहम हिस्सा हैं रशियन हिस्ट्री और कल्चर का। तो बेसिकली पुतिन यूक्रेन को रशिया का ही पार्ट मानते हैं। लेकिन यूक्रेन के लोगों का क्या, वो क्या समझते हैं? अब जो ईस्टर्न यूक्रेन में रहने वाले लोग हैं दोस्तों, जो एरिया रशिया के बॉर्डर पर है, वहां के लोग ज्यादातर प्रो रशिया रहते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल कंट्री की बात करी जाए तो मेजॉरिटी से थोड़ा सा ज्यादा नंबर यूरोपियन यूनियन के ज्वाइन करने के फेवर में है, एक इंडिपेंडेंट देश बने रहने के फेवर में। और ये चीज यूक्रेन के लोगों के साथ ही नहीं है, बल्कि यूक्रेन के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। एक ग्रुप है प्रो यूरोपियन यूनियन और एक ग्रुप है प्रो रशिया। डेटा के आधार पर बात करूं तो अप्रैल 2017 में एक सर्वे किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग 53% यूक्रेनियंस यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के फेवर में है और 46% यूक्रेनियंस नेटो को ज्वाइन करने के फेवर में। नेटो अलायंस है यूएसए और यूरोपियन देशों के बीच में, यानी कह सकते हो कि रशिया के अगेंस्ट है। सेम सर्वे के अकॉर्डिंग 27% यूक्रेनियंस इस नेटो को ज्वाइन करने के अगेंस्ट है, बाकी लोगों की कोई इतनी स्ट्रांग राय नहीं है। तो कह सकते हो कि 20-30% लोग होंगे जो रशिया के फेवर में होते हैं। 1 मई 2004 एक बड़ा हिस्टोरिक दिन था यूरोपियन देशों के लिए। ये वो दिन था जिस दिन यूरोपियन यूनियन में 10 नई कंट्रीज शामिल हुई। साइप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लाटविया, लिथुएनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। खास बात यह है कि इन 10 में से 8 कंट्रीज फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, जो या तो सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करती थी या उसके इन्फ्लुएंस के अंडर आती थी। 3 ऐसे देश थे जिन्हें बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुएनिया। नक्शे पर देखोगे तो इन तीनों कंट्रीज का बॉर्डर भी मिलता है रशिया से, और ये बॉर्डर मिलने वाला पार्ट काफी सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये कंट्रीज ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है बल्कि नेटो का भी हिस्सा है। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक मिलिट्री अलायंस है
मतलब अगर किसी भी नेटो देश के खिलाफ कोई जंग छिड़ती है, किसी भी नेटो देश के खिलाफ हमला किया जाता है, तो बाकी सारे नेटो देश उस देश की प्रोटेक्शन में आएंगे अपनी मिलिट्री लेकर। मेनली यूएसए और यूरोपियन कंट्री, जैसा मैंने बताया, इस नेटो का हिस्सा है। दूसरी जो मिलिट्री अलायंस है ईस्टर्न साइड पर, उसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। लेकिन जब सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए तो वॉर्सो पैक्ट को भी डिसबैंड कर दिया गया। लेकिन नेटो आज के दिन तक कंटिन्यू रहता है और टोटल में 30 कंट्रीज नेटो का हिस्सा है। आप इस मैप में देख सकते हो कि ये कौन कौन सी कंट्रीज है। एक तरफ से यूरोपियन कंट्रीज ने घेर रखा है रशिया को, दूसरी तरफ से जापान भी एक मेजर नेटो पार्टनर है। इनफैक्ट जापान तो G7 और क्वाड ग्रुप का भी एक हिस्सा है। रशिया का एक बड़ा लंबा बॉर्डर फिनलैंड से भी मिलता है। अब फिनलैंड हालांकि एक एक्टिव मेंबर नहीं है नेटो का, लेकिन नेटो लेड ऑपरेशंस के लिए एक कंट्रीब्यूटर रहा है। और अब इस मैप में आप यूक्रेन को देखो, यूक्रेन एक बड़ा लंबा बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। अब यूक्रेन भी अगर नेटो का हिस्सा बन जाएगा तो रशिया पर ऑब्वियसली प्रेशर तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुका है। अब ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। 1997 में नेटो यूक्रेन कमीशन बनाया गया था ताकि यूक्रेन और नेटो पार्टनर बन सके एक दूसरे के। करीब 10 सालों बाद 2008 में यूक्रेन ने कहा क्यों ना अब हम इस दोस्ती को रिश्ते में बदल दें। नेटो समिट चलने लग रही थी, यूक्रेन ने कहा कि अब हम भी नेटो का पार्ट बनना चाहेंगे। यूक्रेन के साथ साथ जॉर्जिया भी एक देश है, उसने भी सिमिलर विश अपनी बताई। और जो बाकी नेटो की कंट्रीज थी वो बड़ी खुश हो गई इसे सुनकर, वो भी एग्री कर रही थी कि हमें भी यूक्रेन को पार्ट बना देना चाहिए, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यूक्रेन और जॉर्जिया को कहा गया कि वो अपने मेंबरशिप एक्शन प्लान पर काम करे मेंबरशिप पाने के लिए नेटो की। 2017 में यूक्रेन के पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन भी अडॉप्ट करी जिसमें कहा गया कि नेटो की मेंबरशिप लेना यूक्रेन देश के लिए एक मेजर ऑब्जेक्टिव है यूक्रेन की फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी का। वैसे इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए ग्राफिक्स और स्पेशल इफेक्ट्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको कहना चाहूंगा ये सारी स्किल्स आप भी सीख सकते हैं अवार्ड विनिंग एक्सपर्ट से अपनी फील्ड में, घर बैठे बैठे स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर। स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहां पर हजारों क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ना सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग में, बल्कि वेब डिजाइनिंग, मार्केटिंग, फोटोग्राफी और कई सारी और चीजों। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी ये वीडियो बनाने की और वीडियो एडिटिंग की स्किल्स खुद से ही सीखी थी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, और ये करने का एक बढ़िया तरीका है स्किल शेयर के द्वारा। आप प्रोडक्टिविटी की क्लासेस ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ली थी अली अब्दाल की, जो आपको बताती है कि कैसे आप टाइम टेबल्स के थ्रू अपने आप को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हैं। आप लिली सिंह की सोशल मीडिया की क्लासेस ले सकते हैं कि सोशल मीडिया पर अच्छे ग्रो कैसे करते हैं, या फिर आप इंडियन क्रिएटर्स जैसे कि एलिसिया सूजा की इलस्ट्रेशन की भी क्लास ले सकते हैं। बेस्ट चीज ये इस प्लेटफॉर्म के बारे में कि कोई एड्स नहीं होती स्किल शेयर पर, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती आपको पढ़ाई करते वक्त। स्किल शेयर का साल भर का प्राइस 2000 रुपए से भी कम का है, यानी महीने की 166 रुपीज के अराउंड कॉस्ट आती है। एक मूवी टिकट से भी कम का प्राइस है और अनलिमिटेड क्लासेस आप इस प्राइस में ले सकते हैं, पूरी इनकी कंटेंट लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं। और क्योंकि स्किल शेयर ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया, तो आप में से पहले 1000 सब्सक्राइबर्स जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, उन्हें 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा स्किल शेयर का, तो जरूर जाकर चेकआउट करिए। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। और फिर अभी कुछ दिन पहले 16 दिसंबर 2021 को एक मीटिंग होती है यूक्रेन के प्रेसिडेंट और नेटो चीफ के बीच में ब्रसल्स में। यहां पर एक और बार कमिटमेंट जताता है यूक्रेन की वो इवेंचुअली नेटो को ज्वाइन करेगा डिस्पाइट रशियाज ऑब्जेक्शंस। अब गेस कर ही सकते होगे कि ऑब्वियसली रशिया इस चीज को लेकर स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करता है। पुतिन ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से एक वीडियो मीटिंग करी, 13 दिसंबर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बात करी, 14 दिसंबर को फोन पर बात करी फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ और फिनलैंड के प्रेसिडेंट, और एक डिमांड इन सब के सामने रखी है कि हमें गारंटी दे दो कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। और आपको क्या लगता है, नेटो मान जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। नेटो ने कहा यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री है, यूक्रेन को अपनी खुद की आजादी है, वो खुद के डिसीजंस ले सकता है देश, वो नेटो का पार्ट बनना चाहे या ना बनना चाहे। मैसेज यहां पर बड़ा क्लियर था। जब नेटो और यूक्रेन राजी, तो क्या करेगा पुतिन पाजी? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या करेगा पुतिन? पुतिन का जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, या तो तुम आराम से मान जाओ वरना तरीके हमें भी आते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ईस्टर्न यूक्रेन का जो हिस्सा है वहां पर ज्यादातर प्रो रशिया लोग रहते हैं, और वो हिस्सा अक्सर यूक्रेन से सेपरेट करना चाहता है और रशिया का पार्ट बनना चाहता है। तो रशिया उस एरिया में सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने लग रहा है। ये 2 प्रोविंसेस है यहाँ पर, डोनेट्स्क और लुहांस्क। यहाँ पर एक प्रॉक्सी वॉर चलाने लग रहा है रशिया। 14,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस प्रॉक्सी वॉर में। ऊपर से रशिया यूक्रेन पर आरोप लगाता है कि ईस्टर्न यूक्रेन में यूक्रेन एक जेनोसाइड करने लग रहा है। और अब हम आते हैं आज की सिचुएशन पर। सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करने के बाद भी रशिया ने देखा कि यूक्रेन और नेटो अपने प्यार को बरकरार रखे बैठे हैं, जुदा होने को राजी नहीं है। तो अब रशिया ने मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर दिया है। 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स बॉर्डर्स पर स्टेशन कर दिए गए हैं, टैंक्स रेडी हैं, मिसाइल्स रेडी हैं, ना सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर पर बल्कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर भी। जंग पर जाने के लिए रशिया ने अपने आप को तैयार दिखाया है। अब यहाँ पर शायद आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये कितना रियलिस्टिक है, रशिया यहाँ पर सिर्फ धमकी देने लग रहा है जंग कर देने की, या फिर रशिया में एक्चुअली हिम्मत भी है किसी दूसरे देश पर इन्वेजन करने की? क्या ये पॉसिबल भी हो सकता है आज के दौर में? मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर दोस्तों कि ये ना सिर्फ पॉसिबल है बल्कि रशिया ये ऑलरेडी कर चुका है 2014 में क्रीमिया को इन्वेड करके। असल में बात ये थी कि 2013 में यूक्रेन यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने वाला था। यूरोपियन यूनियन ने कहा था यूक्रेन से कि कुछ कंडीशंस फुलफिल कर लो फिर आप यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन सकते हो। ये कंडीशंस बेसिकली है कि यूक्रेन को दिखाना पड़ेगा वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर लोगों को फुल फ्रीडम दी जाती है। इनमें से एक कंडीशन थी कि उनके जो ऑपोजिशन लीडर है यूलिया टिमशेंको, उन्हें जेल से आजाद किया जाए। यूक्रेन के पार्लियामेंट में मेजॉरिटी लोग इसके फेवर में थे, वो रेडी हो गए थे यूरोपियन यूनियन की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए। जल्द ही एक एसोसिएशन एग्रीमेंट साइन करी जानी थी, लेकिन रशिया दूसरी तरफ से बहुत प्रेशर अप्लाई कर रहा था इस चीज को रोकने के लिए। रशिया ने यूक्रेन पर प्रेशर बनाने के लिए कस्टम रेगुलेशंस बदल दिए, इंपोर्ट्स जो हो रहे थे यूक्रेन से रशिया में उन्हें बंद करवा दिया। पुतिन ने यूक्रेन को धमकी दी कि अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनेगा तो हमारे साथ ट्रेड भूल जाओ, हम पनिश करेंगे यूक्रेन को।
अगर यूक्रेन ये करने से मना कर देगा तो हम रिवॉर्ड्स भी देंगे। रशिया ने ऑफर किया $15 बिलियन का लोन यूक्रेन को। मतलब ये लिटरली एक ब्राइब की तरह समझ लो जो रशिया यूक्रेन को देने लग रहा है। साथ ही साथ चीप गैस प्राइसेस भी ऑफर किए गए यूक्रेन को। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, विक्टर यानुकोविच, वो पुतिन के दबाव के अंदर आकर झुक गए और जो यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट वो साइन करने वाले थे उन्होंने साइन करने से मना कर दिया, उसे सस्पेंड कर दिया गया। अब जो यूक्रेन की आम जनता थी वो ऐसा होते देखकर बड़े गुस्से में आ गई कि हमारे देश को यहाँ पर रिश्वत खिलाई जा रही है और हम रशिया के सामने घुटने टेक रहे हैं। 21 नवंबर 2013 को हजारों स्टूडेंट्स असेंबल किए इनके इंडिपेंडेंस स्क्वायर में इस चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। 30 नवंबर को यूक्रेन की सरकार ने वायलेंस यूज किया इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इन्हें भगाने के लिए, लेकिन इसकी वजह से प्रोटेस्टर्स के अंदर और गुस्सा ही आया, प्रोटेस्ट और बड़े होने लगे। 16 जनवरी 2014 को यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कुछ काले कानून पास किए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली और एनजीओस की एक्टिविटी पर पाबंदी लगाई गई। प्रोटेस्ट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी गई। और वैसे ये लॉज बड़े ही अनडेमोक्रेटिकली पास किए गए थे इनके पार्लियामेंट में। वोटिंग करी गई सिर्फ शो ऑफ हैंड्स के द्वारा, पार्लियामेंट्री कमेटी को कुछ नहीं दिखाया गया, एमपीज को ये लॉज एग्जामिन नहीं करने दिए गए। कुछ याद आ रहा है ना, इंडिया में भी ऐसे काले कानून पास किए गए थे। और इन सब की वजह से यूक्रेन में फिर रेवोल्यूशन आई 2014 की। इसे द रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी भी नाम दिया जाता है। लाखों लोग सड़कों पर उतरे इनकी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्टर्स की डिमांड थी कि प्रेसिडेंट यहां पर इस्तीफा दे। आरोप भी लगाए गए करप्शन के प्रेसिडेंट के ऊपर। और फरवरी के महीने में प्रेसिडेंट ने और वायलेंस से रिस्पॉन्ड किया। जो प्रोटेस्ट थे वो दंगों में बदल गए। 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे गए और 18 पुलिस पर्सनल्स की भी मौत हो गई। और फाइनली इन सब चीजों के बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट यानुकोविच को इंपीच कर दिया गया। यूक्रेन की सरकार को ओवरथ्रो कर दिया गया। दोबारा से इलेक्शंस बुलाई गई और यूक्रेन के नए प्रेसिडेंट बने पेट्रो पोरोशेंको, जिन्होंने 27 जून 2014 को यूरोपियन यूनियन के साथ एसोसिएशन एग्रीमेंट भी साइन कर ली। और यहां पर पुतिन का दिल टुकड़ों में बिखर गया। बेचारे पुतिन ने कितनी कोशिश करी थी यूक्रेन को रिश्वत देने की। उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्हें कन्विंस भी कर लिया था कि यूरोपियन यूनियन के साथ ये एग्रीमेंट मत साइन करो, लेकिन यूक्रेन की जनता को तो कंट्रोल नहीं कर सकते थे पुतिन। जनता ने रेवोल्यूशन करी, अपने प्रेसिडेंट को नीचे गिराया, नए प्रेसिडेंट आए जिन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। बहुत गुस्सा आया पुतिन को दिख रहा था कि वो अपना इन्फ्लुएंस लूज कर रहा है यूक्रेन के ऊपर से। इसीलिए कुछ हफ्तों पहले मार्च 2014 को रशिया ने अपनी आर्मी भेजी क्रीमिया में और इन्वेजन कर दिया। Russian troops moving swiftly to take control of military bases in Crimea. Russian troops spreading out throughout the strategic Crimean Peninsula. The moment Russian troops smash their way into Ukraine's Crimea air base. ये मैप पर आप देख सकते हो क्रीमिया कहां पर है, यूक्रेन के नीचे है। क्रीमिया एक्चुअली में एक ऑटोनोमस रीजन था यूक्रेन का। मान लो एक ऐसा एरिया, एक ऐसी स्टेट यूक्रेन की जिसे काफी हद तक ऑटोनॉमी दी गई है। एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ही ऑलमोस्ट ये एक्ट करता था। लेकिन 2014 में रशिया ने अपनी मिलिट्री भेजकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया और बाकी दुनिया देखती रह गई। यूक्रेन ने रिस्पांस में कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। रशिया ने क्रीमिया में एक रेफरेंडम कराया ये कहने के लिए कि देखो हम यहाँ पर इन्वेजन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ मिलिट्री भेजकर अब लोगों से पूछेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। लोग रशिया के साथ जुड़ना चाहते हैं क्रीमिया के, या फिर यूक्रेन के साथ जुड़ना चाहते हैं। और इस रेफरेंडम का जो ऑफिशियल रिजल्ट था, ये कहा गया कि इसमें 97% लोगों ने रशिया के फेवर में वोट किया और इसका वोटर टर्नआउट 83% था। लेकिन ऑब्वियसली ये जो रेफरेंडम कराया गया, किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया और इसे इलीगल माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि क्रीमिया एक्चुअली में यूक्रेन का हिस्सा है ऑफिशियली। मई के महीने में एक यूक्रेनियन न्यूज साइट ने पोस्ट किया था कि रशियन प्रेसिडेंट की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की वेबसाइट ने गलती से असली रिजल्ट्स रेफरेंडम की अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दिए थे, जिन्हें बाद में जल्दी से हटा दिया गया था। इन रिजल्ट्स ने दिखाया था कि वोटर टर्नआउट सिर्फ 40% था और इनमें से सिर्फ 50% लोगों ने वोट किया था रशिया के फेवर में, रशिया के साथ जुड़ने के लिए। यानी सिर्फ 20% लोगों ने क्रीमिया में एक्चुअली में रशिया के फेवर में वोट किया था। इन्वेजन करने के बाद रशिया ने एक हाई सिक्योरिटी फेंस खड़ा कर दिया क्रीमिया और यूक्रेन के बॉर्डर के बीच में और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना शुरू कर दिया। और आज के दिन अब रशिया के ही पूरे कंट्रोल में है ये क्रीमिया का रीजन। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि क्रीमिया एक यूक्रेन की टेरिटरी है और यूक्रेन का हमेशा ये गोल रहेगा उसे लिबरेट करना। लेकिन पुतिन हमेशा मानते हैं कि ये रशिया की टेरिटरी है। कहानी का कंक्लूजन ये है कि यूक्रेन नेटो और यूरोपियन यूनियन के साथ प्यार में है और रशिया का यहाँ पर दिल टूटा हुआ है, लेकिन वो टॉलरेट नहीं कर पाता है इस बात को। रशिया को अपने काम में कुछ गलत नहीं लगता। क्रीमिया को इन्वेड कर लेना, सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करना यूक्रेन में और मिलिट्री बिल्डअप करना और अब यूक्रेन में इन्वेड करने की धमकी देना। रशिया इन सारी चीजों को जस्टिफाई करके कहता है कि नेटो हमारे को चारों तरफ से घेर रहा है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन से कहता है मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। और ये एक बड़ी सेंसलेस चीज है। आप किसी के साथ भी जबरदस्ती दोस्ती बनाए नहीं रख सकते, उन्हें बार बार धमकी देकर। अगर यूक्रेन को रशिया के साथ करीब आना है तो ये धमका कर तो कभी भी होने वाला नहीं है। और यहाँ पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे लगता है आपको जियोपॉलिटिक्स में बहुत दिलचस्पी होगी। अगर ऐसा है तो आपको ये सारे वीडियोस देखने चाहिए जो मैंने जियोपॉलिटिक्स पर बनाए हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट है मेरे सारे जियोपॉलिटिक्स के वीडियोस की। यहाँ क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। मैं कुछ वीडियो जरूर जो रेकमेंड करूंगा वो है इजराइल पैलेस्टीन पर, आर्मेनिया अजरबैजान पर, तालिबान पर और सऊदी अरेबिया और ईरान पर। इन कंट्रीज के बीच में कैसे जियोपॉलिटिक्स चलती है, ये सारी लिस्ट यहाँ पर है इन वीडियोस की। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।